हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम आर गौर की बुक में सोम के सॉल्यूशंस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन 181 से लेके 100 तक। क्वेश्चन 181 में पूछा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम होती है, उसको हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी बीम में थ्रू आउट द लेंथ बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है। अगर पॉइंट लोड है तो लीनियरली वेरी करता है, अगर यूडीएल है तो पैराबोलिकली वेरी करता है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम वो बीम होती है जिसमें थ्रू आउट द लेंथ जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है बीम पे वो सेम हो। जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो प्रॉपर्टीज हैं बी और डी को हम इस तरीके से चेंजेस कर देते हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो सेम आ जाए। तो इस टाइप की जो बीम होती है वो मोस्टली रिक्वायर्ड होती है जब लार्ज स्पैन होगा। लार्ज स्पैन होगा तो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशंस भी ज्यादा होंगे। तो इस टाइप के केसेस में हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम प्रेफर करते हैं और ये इकोनॉमिकल होती है क्योंकि इसमें मटेरियल की सेविंग हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 182 कि एक 8 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है, तो लोडिंग गिवन है, यूडीएल लोडिंग है, तो हम एम निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू यहाँ पे है 45, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 8। ये हमारी यूनिट आएगी केजी मीटर में, क्योंकि ये केजी में था और ये यहाँ पे हमने ये केजी पर मीटर में था, ये मीटर में था 8 और ये भी मीटर में था, तो ये यूनिट आएगी केजी मीटर में। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर में आ रहा है और बाकी सारे भी जहाँ पे लेंथ है वहां पे लेंथ की यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से m की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 8 इंटू 100। अब इसकी यूनिट हो जाएगी केजी सेंटीमीटर। अब काफी पॉपुलर सा फॉर्मूला था जो हमने काफी बार पढ़ा भी है बेंडिंग का, उसको लगा देंगे। ये वाला m आ गया हमारे पास, आई भी यहाँ पे गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की जगह हम आई की वैल्यू रख देंगे। एफ बी भी गिवन है और वाई निकाल लेंगे, तो इस तरीके से वाई आ जाएगा। वाई की वैल्यू आएगी एम सॉरी एफ बी इंटू वाई इंटू आई डिवाइडेड बाई एम। एफ बी की वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ 160 है, ये आई है 640 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 8 इंटू 100। तो इसको यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी जो टोटल डेप्थ का हाफ होगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.84 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2.84 सेंटीमीटर। अब अगर ये रेक्टेंगुलर बीम है तो ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये वाली डिस्टेंस आई है हमारे पास, हमें से टोटल डेप्थ पूछी गई है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेप्थ आ जाएगी, यहाँ पे टोटल डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी कुछ 5.68। ऑप्शंस में यहाँ पे आंसर की में जो आंसर गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। तो आंसर सारे ही गलत हैं इस क्वेश्चन में। आपको थ्योरी समझ आ गई होगी, एग्जैक्टली आंसर आएगा वो 5.68 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। एक रेक्टेंगुलर बीम गिवन है, एक रेक्टेंगुलर बीम यहाँ पे गिवन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है। ये लेंथ होगी, इसको हम डी लेंगे, इसको हम बी लेंगे, ये बी है डी है और ये टोटल लेंथ है। स्ट्रेस डेवलप्ड है वो गिवन है। लोड निकालना है, तो लोड निकालने के लिए पहले सेम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूला को लगा के हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को लगा के m की वैल्यू निकालेंगे तो एफ बी है 100, y की वैल्यू हो जाएगी 18/2 तो 9, m की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है और i हो जाएगा 1/12 बी डी क्यूब, तो 10 इंटू 18 का क्यूब। तो इस तरीके से m की वैल्यू आएगी 100 इंटू सॉरी ये 10 है यहाँ पे 10 बी डी क्यूब है ना, तो बी 10 है, तो 10 इंटू 18 का क्यूब
डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी, इसको सॉल्व करने के ये आएगा 54,000 केजी सेंटीमीटर। हम इसको केजी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, केजी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 540 केजी मीटर। लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लोड W है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/8। L यहाँ पे 400 सेंटीमीटर में है, मीटर में होगा 4, तो ये इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 540। तो इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो W की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 270 केजी। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184। यहाँ पे कैंटिलीवर ट्रस है और इस एंड पे इस तरीके से 10 टन का लोड लग रहा है। हमें इस वाले पॉइंट पे, इसने मार्क नहीं किया है लेकिन इसने इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे पूछा है, ये पॉइंट बी है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे जो आ रहा है एच ए, वो फाइंड आउट करने के लिए हम बी के अबाउट मोमेंट 0 कर देंगे। तो सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि बी है वो एक पिन जॉइंटेड कनेक्शन है। तो एम बी का 0 करेंगे तो एम बी पे मोमेंट आएगा, बी के अबाउट मोमेंट आएगा इस 10 टन लोड के कारण और इस एच ए के कारण। अगर हमने एच ए की ये डायरेक्शन मानी है तो ये होगा 10 इंटू 15, ये वाली डिस्टेंस 15 है, नॉर्मल डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोड और बी के बीच की, प्लस एच ए के कारण भी पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम प्लस लिख रहे हैं, इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एच ए की वैल्यू आ जाएगी -30 टन। इट मीन्स मैग्नीट्यूड उसका 30 होगा। डायरेक्शन हमने यहाँ पे ये मानी थी, ये डायरेक्शन ना होगी, डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से इसके अपोजिट होगी और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 में फिर से बेंडिंग मोमेंट ही पूछा है, लेकिन 185 में क्या डिफरेंस कि ये है, ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे इसका फिक्स एंड पे भी मोमेंट पॉसिबल है। तो फिक्स एंड पे मान लिया कि जो मोमेंट है वो सी है, जो यहाँ पे, या हम इसको फिक्स एंड मोमेंट बोल देते हैं। तो एम पे जो फिक्स एंड मोमेंट है ये होगा, इसके अलावा इसके कारण लोड के कारण मोमेंट आएगा, इसके अलावा इस 2 टन के लोड के कारण मोमेंट आएगा, इसके अलावा किसी और रिएक्शन या फोर्स के कारण मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो भी इसी पॉइंट से पास होगा, वर्टिकल है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों के कारण कोई मोमेंट नहीं आएगा। तो अब हम सी के अबाउट टोटल मोमेंट 0 पुट करेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, इसको भी नेगेटिव ले लेंगे और इसको भी नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हो गया फिक्स एंड मोमेंट जो सी पे है, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस क्लॉकवाइज वाला 1 इंटू 4 माइनस इसके कारण जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है जो है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिक्स एंड मोमेंट जो सी पे आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। तो सी पे कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा जो कि है 0। तो इस तरीके से आंसर होगा ये ऑप्शन ई होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 186 क्वेश्चन में ट्रस गिवन है, यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट्स पे इस तरीके से यहाँ पे W, यहाँ पे 2W और यहाँ पे W लोड लग रहे हैं, और इस सेम ट्रस से 3-4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 186 में इसने पूछा है कि बी पे जो रिएक्शन आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो बी पे जो रिएक्शन आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी एच की डायरेक्शन पे और वी की डायरेक्शन पे। तो पहले हम वी ए और वी बी की डायरेक्शन पता करते हैं। वी ए और वी बी की डायरेक्शन पता करने के लिए पहले मैंने बी के अबाउट मोमेंट लिया, बी के अबाउट मोमेंट लिया, डब्ल्यू के कारण कोई मोमेंट नहीं आया, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश करेगा, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा बी के अबाउट। अब आर ए पे हम कैसा रिएक्शन बनाए कि इन दोनों का जो मोमेंट आ रहा है वो कैंसिल कर दे आर ए के कारण जो मोमेंट आए वो। तो हमें पता है कि अगर मैं आर ए को इस तरीके से बनाऊं तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, इन दोनों का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो टोटल सिग्मा एम
अबाउट बी विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे आर ए की डायरेक्शन पता चल गई। इसी तरीके से आर बी की डायरेक्शन, सॉरी वी ए की डायरेक्शन पता चल गई। इसी तरीके से वी बी की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इसका तो हो गया 0, ये आएगा क्लॉकवाइज, इसके कारण भी मोमेंट आएगा, वो आएगा क्लॉकवाइज। तो अब बी को हम किस तरीके से लगाएं कि बी का मोमेंट आए, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो बी को हमें इस तरीके से अपवर्ड लगाना पड़ेगा वीबी को, ताकि इसका जो मोमेंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आए, और इन दोनों का क्लॉकवाइज आ रहा है, तो तीनों का मिलके 0 हो जाए। तो इस तरीके से हमें वी ए और वीबी की डायरेक्शन पता चल गई। अब हमें एच की डायरेक्शन निकालनी है। एच की डायरेक्शन निकालने के लिए वी ए की अगर इस तरीके से है वी ए, तो इस वाले मेंबर में जो फोर्स आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वी ए को कैंसिल करेगा। इस जॉइंट ए को बैलेंस करने के लिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी ए को बैलेंस करेगा। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा तो इसका जो ये वाला मेंबर है एसी मेंबर के जो फोर्स है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कैंसिल करेगा एडी का में जो फोर्स है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा तो वो कुछ ऐसे आएगा। तो इसके लिए एडी में फोर्स होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अपोजिट होना चाहिए साइन में। तो यहाँ पे फोर्स आ गया एडी में टेंसाइल, इस तरीके से यहाँ पे बीडी में। तो यहाँ किससे क्वेश्चन 187 हो गया। क्वेश्चन 187 में इसने पूछा है कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं उनमें जो नेचर होगा स्ट्रेस का वो कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी आया कि इस तरीके से होगा ये, और इस तरीके से कब होता है? जब टेंसाइल स्ट्रेसेज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं ए डी और डी बी उनमें स्ट्रेसेज होंगे वो टेंसाइल होंगे। अब सेकंड टास्क है हमारा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन आ रहा है बी पे हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए पूरे स्ट्रक्चर के लिए मैं सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ। पूरे स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? इसका एक कंपोनेंट आएगा जिसकी ये डायरेक्शन होगी, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जिसकी ये डायरेक्शन होगी, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, और चौथा मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा जो कि बी पे रिएक्शन होगा। सिग्मा एच 0 होना चाहिए, ये भी इधर की डायरेक्शन में है, ये भी इधर की डायरेक्शन में है, ये भी इधर की डायरेक्शन में है। तो इनको बैलेंस कौन करेगा? इनको बैलेंस करेगा एच बी। तो एच बी की डायरेक्शन है वो इन तीनों की डायरेक्शन की पॉजिटिव होगी। तो एच बी की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये एच बी की डायरेक्शन हो गई, ये वी बी है, तो इनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। और ये हमारा ए पे रिजल्टेंट आ रहा है आर ए, सॉरी बी पे रिजल्टेंट आ रहा है आर बी, और ये इसने यहाँ पे पूछा है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरीके से हमने वी बी एच बी निकाल के आर बी निकाल लिया, और यहाँ से भी हमने ये भी निकाल लिया कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं उनमें जो स्ट्रेसेस होंगे वो टेंसाइल होंगे। नेक्स्ट 188 में यहाँ पे इसने आंसर दे रखा है ये रूट डब्ल्यू टेंशन। तो ये आंसर गलत है क्योंकि डब्ल्यू का तो रूट नहीं हो सकता, डब्ल्यू के मल्टीप्लाई में कोई आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, डब्ल्यू का हम रूट नहीं होगा कहीं पे भी। तो इसका आंसर है वो गलत है, और यहाँ पे ये कुछ डायमेंशंस वगैरह मिसिंग है इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर भी नहीं सकते हैं। तो आंसर में जो आंसर की में जो आंसर है वो गलत है। अगर डायमेंशंस वगैरह गिवन हो डिफरेंट मेंबर्स की तो हम कंपोनेंट्स लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट 189 है जिसमें पूछा है डीई में। डीई कौन सा मेंबर है? इस वाले मेंबर में फोर्स पूछा है, तो ये तो काफी ज्यादा इजी है। डीई में यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है कि ये वाला
ये वाला एंगल है ये 90 है, जो EB और ED के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो यहाँ पे हम इस वाली डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर करें, जैसे हम सिग्मा हम V और H का करते हैं, वैसे किसी भी डायरेक्शन का हम कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में है कोई बॉडी तो सारी डायरेक्शंस में जीरो होगा। तो इस डायरेक्शन का अगर रिजल्टेंट जीरो पुट करें तो ये लोड लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो लोड ऐसा लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। ऐसी डायरेक्शन है तो हम इसको इस वाले एंड पे भी इस तरीके से डायरेक्शन बनाएं। तो ये होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, इस टाइप का साइन होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं। कि आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो इस तरीके से आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो D और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2W हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इस वाली डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। तो इस वाली डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स है और एक DE है, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। तो इस तरीके से DE में 2W का कंप्रेसिव स्ट्रेसेज होगा, जो कि है ऑप्शन सी में। तो 189 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2W कंप्रेसिव। नेक्स्ट है 190। 190 भी काफी इजी है, इसने हमें एक ही मेंबर में फोर्स पूछा है जो कि है BD। तो यहाँ पे हम वर्टिकल सिग्मा V0 करें तो हमें पता चल जाएगा कि BD में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो इस तरीके से होगी कि वो इसको कैंसिल करे, इसको बैलेंस करे। तो इस तरीके से यहाँ फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब यहाँ पे भी इस तरीके से हम बना देते हैं एरो। तो ये यहाँ पे BD में फोर्स की डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 kg। 5 kg क्यों होगा, क्योंकि इस फोर्स का और इस फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये डायरेक्शन आई है कंप्रेसिव की आई है और मैग्नीट्यूड 5 kg है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 191। 191 है प्लास्टिक जोन के बारे में। क्वेश्चन 1 में बोला है कि डक्टाइल मटेरियल में लार्ज प्लास्टिक जोन होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो होता है जब स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करता है और वो उस डिफॉर्म्ड पोजीशन में ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और जिस स्ट्रेसेस के ये इस तरीके से प्लास्टिक मटेरियल के जैसे बिहेव करता है उसको हम प्लास्टिक जोन बोलते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल में ऐसा होता है कि ये अगर है इस तरीके से आपने टेंसाइल फोर्स लगाए तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होकर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर, और लोड हटाने के बाद में ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये हो गया डक्टाइल मटेरियल, तो इसकी प्लास्टिक जोन लार्ज होती है। ब्रिटल मटेरियल में होता है कि ये ब्रिटल मटेरियल है, आपने लोड लगाया और एकदम से यहाँ से फेल हो जाएगा, तो इसमें कोई प्लास्टिक जोन नहीं होती है क्योंकि ये लोड लगाते ही फेल हो जाता है, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। ऑप्शन सी में है कि कोई रिजिड मटेरियल है, उसमें भी प्लास्टिक जोन नहीं होगी। आइडियली रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें हम कितना ही लोड लगाएं कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं है, तो प्लास्टिक जोन वहां पे भी नहीं होगी। तो इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं और आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 192। 192 में स्टेटमेंट 1 है, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको कर्न भी बोलते हैं और हम इसको कोर भी बोलते हैं। ये वो एरिया है जिस एरिया से बाहर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो जो मेंबर है उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, पहले कर चुके हैं। एक और सजेशन है कि अगर आप सोम के वीडियोस देख रहे हो तो आप कंटिन्यूटी में देखें, क्योंकि कुछ बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अब मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है कि विस्कोइलास्टिक मटेरियल होता है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो हम एक बार डायग्राम देखते हैं कि कैसा होता है इसमें रिलेशन। तो विस्कोइलास्टिक मटेरियल होता है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है। स्ट्रेस
है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। तो जब हम लोडिंग कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेस जो लोड लग रहा है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम अनलोडिंग कर रहे हैं, लोड को हम धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं ग्रेजुअली, तो हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व बनेगा वो ये कर्व वाला ये ग्राफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि विस्कोइलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर है वो टाइम डिपेंडेंट है। लोडिंग के टाइम अलग आ रहा था, अनलोडिंग के टाइम अलग आ रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट बी भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी है कि ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो है जिसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिफरेंट हो। एक्स एक्स की प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी है, वाई एक्सिस में जो प्रॉपर्टी है, जेड एक्सिस में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो, तो इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो एक्स एक्सिस, इसमें आप एग्जांपल ले से समझना चाहो तो आप सकते हो कि सोयल में जैसे परमेबिलिटी होती है, तो कोई इस टाइप की सोयल है, कोई इस टाइप का मटेरियल है जिसमें एक्स एक्सिस डायरेक्शन में परमेबिलिटी अलग है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में अलग है, जेड एक्सिस डायरेक्शन में अलग है, तो हम उसको ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलेंगे। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है 193। नेक्स्ट 193 में है कि पॉइजन्स रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होती है -1 से बड़ा होता है और हाफ से छोटा होता है। इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाते हैं, वैल्यू आपको डायरेक्ट याद भी रखनी पड़ेंगी, काफी बार क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्टली। तो अब ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें, ग्रेटर देन 1 नहीं है, इक्वल टू 1 नहीं है, लेस देन 1 हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली तो आंसर होता है कि रेंज गिवन होती है, में -1 से बड़ा होगा और 0.5 से छोटा होगा, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शंस में मोस्ट एक्यूरेट हम देखें तो ऑप्शन बी है, वो आंसर हो जाएगा कि ये 0.5 से 1, 0.5 से कम होता है वैसे तो लेस देन 1 भी होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना होंगे जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे यूडीएल लग रहा है। तो इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने होंगे। तो ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक यूडीएल लग रहा है, तो इसका बीएमडी हमने पहले भी देखा है, कुछ इस तरीके से बनेगा। पैराबोलिकली यहाँ पे वेरिएशंस हो रहा है, सपोर्ट्स पे 0 है, मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और इस तरीके से बाद में डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं आ रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है वो पॉइंट, वो क्रॉस सेक्शन जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज नहीं कर रहा है, थ्रू आउट बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव ही है, तो इसको हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे 0 है और आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 195 काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कोई यहाँ पे पूछा गया है कि कोई फिक्स्ड बीम है, तब जो एंड्स है उसके वो फिक्स है, तो वहां पे पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने होंगे। डिफरेंट टाइप की लोडिंग गिवन है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले है कि एक यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसमें कितने होंगे। सबसे पहले तो फिक्स्ड बीम है जिसमें सपोर्ट्स है वो फिक्स्ड है, तो उसका बीएमडी बनाने के लिए हमें 2 अलग अलग बीएमडी बनाते हैं हम और एक को दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे कि ये फिक्स एंड की बीम है और उसमें यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो इसको लिए हम पहले तो इसको सिंपली सपोर्टेड मानते हुए इसका बीएमडी बना लेते हैं। तो इसको अगर सिंपली सपोर्टेड मानते हुए इसका बीएमडी बनाए तो इसका बीएमडी कुछ ऐसा बनेगा। दूसरा, ये फिक्स्ड एंड पे जो मोमेंट आ रहे हैं इनके डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखेंगे हम, और उससे हम दोनों फिक्स्ड एंड का मोमेंट का बीएमडी बनाएंगे और उसको इस वाले बीएमडी पे सुपर इम्पोज कर देंगे। तो फिक्स एंड का जो मोमेंट का बीएमडी बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा, सिमेट्रिक लोडिंग है तो सिमेट्रिक होगा एंड मोमेंट भी, तो इन दोनों का जो मोमेंट होगा वो सिमेट्रिक होगा, सेम होगा दोनों का एंड मोमेंट। सेकेंड थिंग कि इस लोडिंग के कारण यहाँ पे मोमेंट आएगा, उसकी ऐसी डायरेक्शन होगी, तो ये होगी मोमेंट है।
यहाँ पे भी ये मोमेंट है, ये हॉगिंग मोमेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और इसकी वैल्यू होती है WL²/12। इसकी वैल्यू होती है WL²/12, तो ये होगा WL²/12। अब हमें इस सेकंड वाले डायग्राम को फर्स्ट वाले डायग्राम पे सुपर इम्पोज करना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो कॉमन एरिया है दोनों का वो कैंसिल हो जाएगा, अनकॉमन एरिया वो रिजल्टेंट BMD आ जाएगा। कॉमन एरिया कैंसिल क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इसका जो नेगेटिव वाला बेंडिंग मोमेंट था, या कह सकते हैं इसका जो हॉगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट था, हम उसको पॉजिटिव प्लॉट करेंगे, उसको हम एक्सिस से एक्स एक्सिस से ऊपर प्लॉट करेंगे। तो इसका अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा आएगा। ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, ये एजेस पे WL²/12 है और सेंटर में होता है WL²/8 होता है। ये WL²/12 है, ये यहाँ पे WL²/8 था टोटल। अनकॉमन एरिया कौन सा बचा? ये तो ये है, ये रिजल्टेंट BMD बन गया इस वाले केस के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो ये है, तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहे हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी है, ये भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा जो फ्री जो सिंपली सपोर्टेड वाला डायग्राम बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। पॉइंट लोड वाले केस में ये था, ये सिंपली सपोर्टेड वाली बीम के लिए BMD था, और ये वाला है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का BMD है, तो इनका अनकॉमन एरिया ये वाला हो जाएगा BMD का शेप। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सॉरी ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाली है ये एक्सेस हो जाएगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये साइन चेंज कर रहा है इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, तो ये इसके दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी तरीके से एक बीम है फिक्स एंड की, उसमें मिडिल पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है, तो इसके जो फिक्स एंड मोमेंट होते हैं वो इस तरीके से होंगे, m/4 होगा दोनों का मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, तो ये होगा, ये सैगिंग होगा। इधर वाला जो है इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तो ये होगा, ये हॉगिंग होगा। ये हॉगिंग है, ये सैगिंग है, तो सैगिंग को हम लेते हैं पॉजिटिव, हॉगिंग को लेते हैं नेगेटिव। इसके अलावा हमें इसको सिंपली सपोर्टेड मानते हुए भी एक BMD बनाना पड़ेगा। सिंपली सपोर्टेड मानते हुए जो BMD होगा उसके लिए पहले हमें रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। ये जैसे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अब सिग्मा MA 0 करके RB निकाल लेंगे, तो एक तो RB की डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, ये इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो RB हमें लगवाना होगा अपवर्ड, ताकि ये उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और इस M के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। तो RB इंटू L इज इक्वल टू M, और RB की वैल्यू हो जाएगी M/L। सिग्मा V 0 होगा, तो RB अगर ऐसा है तो RA होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो RA इस तरीके से आएगा। अब इसका अगर हम BMD प्लॉट करेंगे तो इसका BMD बनेगा कुछ इस तरीके से, ये है 1 मिनट। RB से जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा RB इंटू एक्स, तो M/L इंटू एक्स, L/2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी M/2, ये माइनस का होगा क्योंकि RA इस तरीके से है, तो RA के कारण जो BMD होगा वो हॉगिंग होगा, तो हम इसको नीचे प्लॉट करेंगे एक्सिस से, और इस पॉइंट के बाद में जो मोमेंट होगा वो सैगिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट M, ये M का मोमेंट ये भी आ गया है, तो RB के कारण यहाँ पे मोमेंट था वो M/2 था, और यहाँ पे एक मोमेंट और M लग रहा है, तो इन दोनों को अगर हम करेंगे तो प्लस का M/2 आ जाएगा, माइनस का है ये प्लस का है, तो इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे प्लस का M/2 है और डिक्रीज होते होते सपोर्ट पे 0 हो रहा है। तो ये तो था सिंपली सपोर्टेड वाले केस का BMD। इसके ऊपर हम सुपर इम्पोज करेंगे जो फिक्स एंड मोमेंट्स थे उनका BMD। यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट में एक डिफरेंस है पहले के कंपेरेटिवली, कि दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है।
ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कर रहा है होगिंग और ये वाला कर रहा है सैगिंग। तो जनरल हम अगर इसका डायग्राम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आएगा। तो इधर वाले एंड पे होगा सैगिंग है, तो इसको ऊपर प्लॉट कर देंगे m/4, और इधर है होगिंग तो हम इसको नीचे प्लॉट करेंगे m/4, और इस तरीके से इनको स्ट्रेट लाइन से बना मिला देंगे तो ये आ जाएगा फिक्स एंड मोमेंट आ गई है। फिक्स्ड एंड मोमेंट का बीएमडी बन गया। अब इस वाले बीएमडी को हम सुपर इम्पोज करेंगे इस वाले बीएमडी पे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसको हमें पहले रिवर्स करना है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो इसको हम इस पे सुपर इम्पोज करेंगे उल्टा करके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जो पॉजिटिव वाला है ऊपर आ रहा था उसको नीचे प्लॉट करेंगे, तो ये सुपर इम्पोज कर दिया फिक्स एंड वाले मोमेंट्स। यहाँ पे ये वाला जो मोमेंट है इसकी वैल्यू है m/2 और फिक्स एंड वाले की वैल्यू है m/4, तो ये से कम होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आ गया। यहाँ पे जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा वो ये होगा, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा। अनकॉमन वाला एरिया रखेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे जो अनकॉमन एरिया है उसको शेड करेंगे, वो बेंडिंग मोमेंट होगा। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। तो 3 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होंगे अगर मोमेंट अप्लाइड है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 196 में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए। ऑप्शन ए में गिवन है कि कोई कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो WQ/3EI होगा। सही स्टेटमेंट है। सेकंड में है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है सेंटर पे, तो वहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो WQ/48EI होगा। अगर कैंटिलीवर बीम है और UDL लग रहा है तो WQ/8EI होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL लग रहा है तो 5/384 WQ/EI होगा। तो सारे स्टेटमेंट ही सही है, आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट 197 में भी ऐसे ही ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड लग रहा है, इस तरीके से एलोडिंग कि यहाँ पे 0 है, सेंटर पे मैक्सिमम फिर वापस से 0 हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो WQ/60EI होगा। एक फिक्स्ड एंडेड बीम है और वो उसमें UDL लग रहा है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा वो WLQ/384EI होगा। एक फिक्स्ड बीम है और उसमें कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा वो WQ/192EI होगा। एक कैंटिलीवर बीम है और उसमें मोमेंट लग रहा है फ्री एंड पे, तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे ये करेक्शन है, ये WLQ/2EI होता है बेंडिंग मोमेंट के, ये मोमेंट के केस में 3EI तब होगा जब पॉइंट लोड लग रहा हो। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्शन कर लो 2, उसके बाद सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के रिगार्डिंग। तो हम पहले देख लेते हैं एक बार कि क्या होती है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर बी पॉइंट पे लोड W लगाने से सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा सी, अगर लोडिंग की पोजीशन चेंज करके W को यहाँ के बजाय C पे शिफ्ट कर दें, तो अब B पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इक्वल होगा C वाले डिफ्लेक्शन के। लोड B पे लगा तो C पे डिफ्लेक्शन आया डेल्टा C, सेम लोड C पे ट्रांसफर कर दिया गया तो B पे जो डिफ्लेक्शन आया वो डेल्टा B है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों की मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और ये एप्लीकेबल होता है लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स के लिए। तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलास्टिक स्ट्रक्चर ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 कि स्ट्रक्चर
में स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब फोर्सेस का हम एनालाइज करते हैं तो कौन सा मेथड रेफर करते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक फोर्स मेथड होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो फोर्स मेथड में हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स मेथड में होते हैं मेनली जो होते हैं यहाँ पे 3 मोमेंट थ्योरम होती है, इलास्टिक सेंटर मेथड होता है, कैस्टिग्लियानो की जो थ्योरम होती है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की, वो भी फोर्स मेथड में आती है। और उसके अलावा वर्चुअल वर्क या जिसको हम यूनिट लोड मेथड भी बोलते हैं, वो भी फोर्स मेथड का ही एक टाइप है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, क्योंकि 3 मोमेंट थ्योरम, जिसको हम 3 मोमेंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उस ये मेथड है एक फोर्स मेथड, जिसको फोर्स मेथड भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं और कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आंसर की में जो ऑप्शन आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए है। ए मोमेंट एरिया थ्योरम है जो कि हम यूज करते हैं डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए। डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए हम मोमेंट एरिया थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में फोर्स मेथड का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है इन्फ्लुएंस लाइन के रिगार्डिंग। इन्फ्लुएंस लाइन होती है वो बेंडिंग मोमेंट की भी हो सकती है, वो शियर की भी हो सकती है, वो रिएक्शन की भी हो सकती है। ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर कोई लोड है, कोई कंसंट्रेटेड लोड है, वो अगर थ्रू आउट द बीम मूव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे या पर्टिकुलर शियर फोर्स पे या पर्टिकुलर रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा उसका। तो इस इफेक्ट को हम ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं और उसको हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं, जिसमें हर एक पॉइंट पे ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करती है कि लोड अगर उस पोजीशन पे लग रहा है तो वो जो रिएक्शन या शियर फोर्स है उसकी वैल्यू होगी, वो उसकी ऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए, पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए, सबके लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी ऑफ टाइप, किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।